हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करते हैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है ठोस अवस्था। और इसका जो एग्जाम में जो वेटेज होता है वो 4 नंबर्स का होता है। तो आज अपन ठोस अवस्था को पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्था में पहले अपन चलते हैं कि द्रव्य द्रव्य पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जिनका द्रव्यमान हो, वह वे स्थान घेरती हो, वे द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्य पदार्थ भौतिक रूप से भौतिक आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए गए हैं। अब द्रव्य पदार्थ वो होते हैं जब कोई भी ऐसी वस्तु जो जिनका द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हैं, उन्हें हम द्रव्य बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसे ठोस, द्रव व गैस होता है। ये द्रव्य मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे द्रव आएगा। अब आगे चलते हैं। पदार्थ की अवस्था का निर्धारण करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अपन ये देखेंगे। तो एक होता है उष्मीय ऊर्जा। अवयवी अब उष्मीय ऊर्जा क्या होती है? अवयवी कणों को दूर दूर फैलाने का कार्य करती है। क्या? उष्मीय ऊर्जा। अब उष्मीय ऊर्जा होती क्या है? जब अपन किसी कोई भी एलिमेंट होता है उसको जब अपन तापमान देते हैं तो उसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उसे उस उसमें उष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। जो अपन ने उसको उष्मत दी, जो उसको एनर्जी दी, उसको उष्मीय एनर्जी बोलते हैं। आकर्षण बल क्या होता है? अवयवी कणों को पास पास लाने का काम करता है। आकर्षण बल होता है जैसे किसी जैसे जो एटम होता है उसके अंदर नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उसे ही आकर्षण बल कहते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट को अपनी ओर आकर्षित करे या उसे अपने से दूर ना जाने दे, उसे आकर्षण बल बोलते हैं। अब कुछ नोट करने की बातें होती हैं, जैसे 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अवयवी कणों की उष्मीय ऊर्जा का मान न्यूनतम व आकर्षण बल अधिकतम होता है, जिसके कारण अवयवी कण एक दूसरे के पास पास आकर ठोस अवस्था का निर्धारण करते हैं। अब इसको माइनस, आपको पता होगा कि एक डिग्री सेंटीग्रेड में 273 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। 1 केल्विन में 273, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन होते हैं। तो अपन ने यहाँ पे 0 केल्विन लिया है, तो अपन डिग्री सेंटीग्रेड में से 273 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर उष्मीय ऊर्जा का मान तो सबसे कम होगा व आकर्षण बल का मान अधिक होगा। अब देखो, जैसे अपन ने कोई ये पदार्थ था, अपन ने मान लो कोई ये पदार्थ था, जब अपन ने इसको थोड़ा सा ताप दिया तो इसके अंदर बीच में ये जो जगह बन जाती है उसमें ऊर्जा के कारण बनती है। और जब अपन ताप ज्यादा दे देते हैं तो ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। बस यही है इसमें। अब ठोस अवस्था, ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों की उसमें ऊर्जा न्यूनतम व आकर्षण बल अधिकतम होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। इसमें ये बताया गया है कि जो ठोस पदार्थ हैं उनके जो अणु होते हैं वो दूर दूर ना हो, बिल्कुल एक साथ चिपके हुए होते हैं। तो उसके कारण उनकी जो चिपकने के कारण जो होती है वो उसमें ये जो जगह है इसके बीच में, तो ये जगह उसमें होगी नहीं, तो उसकी उसमें ऊर्जा क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। और यदि वो पास पास रहेंगे इनकी तरह तो उनमें आकर्षण बल अधिक होगा, जब भी तो वो पास पास है। बस ये बताया गया है। तो ठोस अवस्था के जो अभिलाक्षणिक गुण धर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अपन इस पे बात कर लेते हैं। तो ठोस में अवयवी कणों की उसमें ऊर्जा न्यूनतम होती है व आकर्षण बल अधिकतम होता है। ये वही है जो अपन ने थ्योरी दी थी। अब सेकंड नंबर पे आता है, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस जो होते हैं जब उनमें आकर्षण बल अधिक होगा तो वो एक ही आकार के होंगे और उनका आयतन भी निश्चित होगा। तो बस ये बताया गया है। इसमें अपन को बताया गया है कि ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, अपन उनको संपीडित नहीं कर सकते, और नहीं दबा सकते। ठोसों के गलनांक व क्वथनांक के जो मान होते हैं वो उच्च होते हैं। गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट है और क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उनके उच्च होते हैं प्रबल आकर्षण बल के कारण। ये जो उनके गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस कठोर होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं क्योंकि इनके अंदर आकर्षण बल है। तो ये पास पास अणु होंगे, तो पास पास होंगे तो ये कठोर होंगे। अब ठोसों में अंतराण्विक स्थान न्यूनतम होते हैं। अंतराण्विक स्थान में आपको बता दूं, जैसे जो इन दो एलिमेंट्स के बीच में जो ये जगह है, जो खाली स्पेस है, इसको अपन अंतराकाशीय अवकाश बोलते हैं। अब इनमें कोई भी जगह खाली नहीं है
तो इसमें अंतरकाशीय अवकाश नहीं है। अब ठोसों के में अवयवी कणों की स्वतंत्र गति संभव नहीं होती, लेकिन ये अपनी स्थिति पर कंपन कर सकते हैं। तो जो ठोस होते हैं वो स्वतंत्र गति नहीं कर सकते हैं। जैसे गैस है, गैस के एलिमेंट्स, जैसे अपन किसी टैंक में भर दे गैस को, तो उसके एलिमेंट्स किसी भी उस टैंक में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ठोसों में ऐसा नहीं होता है, परंतु जो इनके एलिमेंट्स होते हैं, जब अपन इनको ताप देते हैं तो इनके अंदर कंपन होने शुरू हो जाते हैं, जिससे इनके आकार बढ़ता चला जाता है। अब ठोस कितने प्रकार के होते हैं ये बात कर लेते हैं। तो ठोस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या कौन कौन से होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं ये बात कर लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित त्रिविम ज्यामिति व्यवस्था पाई जाती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब निश्चित व नियमित त्रिविम ज्यामिति व्यवस्था क्या होती है, मतलब एक ही रो में चले। जैसे यहाँ पे ए आ गया, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी एलिमेंट है, यहाँ पे फिर ए है और यहाँ पे बी है, तो मतलब ये निश्चित होना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे बी एलिमेंट आ गया तो इसके बाद फिर से ए एलिमेंट आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, और नीचे भी ऐसे आएगा, ए बी एलिमेंट आ गए, फिर बी एलिमेंट आ गए। तो ये जो मतलब एलिमेंट मतलब जिस हिसाब से हैं, तो ये निश्चित व्यवस्था है इसकी, तो यही बताया गया इसमें। अब उदाहरण के लिए लेते हैं अपन, तो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। जितने भी धात्विक ठोस होते हैं, जैसे सोडियम, एयू, प्लेटिनम, वो सिल्वर, ये जितने भी मतलब हैं एलिमेंट्स, ये सभी धात्विक ठोसों में आते हैं। जो आयनिक ठोस होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट जो होते हैं, ये आयनिक ठोसों में आ जाते हैं। और जो निम्न ताप पर जितनी भी गैसें होती हैं वो भी क्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, मैथेन, ये जितनी भी गैसें होती हैं निम्न ताप पर, ये भी क्रिस्टलीय ठोसों में आ जाती हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोसों की बात कर लेते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित त्रिविम ज्यामिति व्यवस्था नहीं पाई जाती है, वे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब निश्चित व नियमित ज्यामिति व्यवस्था नहीं है, वो कैसे नहीं, अब देखो यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स है वो ए के आ गए, जैसे देखो ए, जो सारे एलिमेंट्स थे ए के आ गए, फिर उसके बाद सारे एलिमेंट्स बी के आ गए, उसके बाद ए बी एलिमेंट्स आ गए, फिर डबल ए आ गए, फिर बी ए एलिमेंट्स आ गए। तो इनमें क्या है कि निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं है, तो इसी को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। आपको परिभाषा भी मैंने बता दी और डायग्राम से भी मैंने समझा दिया। अब चलो आगे चलते हैं। अब उदाहरण के लिए अपन लें तो जितने भी बहुलक होते हैं, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रबड़, कांच, नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, सेलोफीन आदि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जितने भी तत्व होते हैं, वो सभी अक्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अपन अंतर देख लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस और एक तरफ लिख लेते हैं अपन अक्रिस्टलीय ठोस। अब ऐसे ठोस जिनमें, अब अपन पहले आप याद रखना, जब भी अपन दो वस्तुओं के बीच में कोई अंतर स्पष्ट करते हैं तो पहले उसकी परिभाषा ही लिख दो, तो अपन वही लिखते हैं पहले। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित त्रिविम ज्यामिति व्यवस्था पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित ज्यामिति व त्रिविम ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती है, वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दूसरी, अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ पराश्रयी व्यवस्था होती है, हो जाती है। अब दीर्घ पराश्रयी व्यवस्था क्या होती है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ पीछे ही। जैसे यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक के बाद एक आ रहे हैं, जैसे ए बी आ गए, तो मतलब ये निश्चित रूप से चल रहे हैं। तो मतलब निश्चित है कि इस ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, इसमें बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, तो इसमें निश्चित है। तो जो ये निश्चित व्यवस्था होती है इसी को ही दीर्घ पराश्रयी बोलते हैं। और लघु पराश्रयी, जैसे कोई भी व्यवस्था निश्चित ना हो उसको लघु पराश्रयी में लेते हैं अपन, ये मैंने आपको बता दिया। तो अक्रिस्टलीय ठोस लघु पराश्रयी होते हैं। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं, वो निश्चित होते हैं व तीक्ष्ण होते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होते हैं व
तीक्ष्ण नहीं होते हैं। अब इनका शीतलन वक्र जो होता है वो देखो, क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है, मतलब वो एक ही रूप से नहीं चलता है। देखो यहाँ पे जो है ये वक्र पहले सीधा आया, फिर यहाँ से मुड़ गया, फिर यहाँ से सीधा आया, फिर यहाँ से मुड़ गया, यहाँ से सीधा आ गया। तो जो ऊपर की तरफ जो होगा, जो शीतलन वक्र अपन बनाएंगे, तो ऊपर की तरफ जब अपन बढ़ेंगे तो द्रव अवस्था आएगी, और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ठोस अवस्था आएगी। ये इसका शीतलन वक्र आता है। और अक्रिस्टलीयों का शीतलन वक्र अपन देखें तो अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत होता है, मतलब इनका जो वक्र होता है, मतलब जो इनका ग्राफ अपन खींचते हैं वो सीधी रेखा में आता है। तो देखो पहले द्रव ऊपर की तरफ जाएंगे तो द्रव अवस्था आएगा, फिर नीचे आएंगे तो अर्ध द्रव अवस्था आ जाएगी, और उसके नीचे आएंगे तो मुलायम आ जाएंगे, फिर और नीचे आएंगे तो ठोस आ जाएगी। अब इसके आगे चलते हैं, और भी डेफिनेशन है। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी प्रकृति वास्तविक ठोस होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों की जो प्रकृति होती है वो आभासी व अतिशीतित द्रव की होती है। अतिशीतित द्रव क्या होता है, मतलब ऐसे ठोस जिनमें बहने का गुण पाया जाए, जैसे कांच होता है अपना, वो अशीतित द्रव होता है। आप देख सकते हैं, मतलब वो बहता है, मतलब जो कांच होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, परंतु उसकी बहने की गति जो होती है वो बहुत धीमे होती है। तो इसीलिए जो जिसकी बहने की गति बहुत धीमे हो, मतलब सालों में वो बहे, तो मतलब उसको बोलते हैं अतिशीतित द्रव। अब जो इनकी दैशिकता होती है, क्रिस्टलीय ठोसों विषमदैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। अब विदलन के आधार पर देखें तो क्रिस्टलीय ठोसों को धारदार हथियार से जब अपन काटते हैं तो इनमें चिकनी सतह के साथ अलग होता है, वह इनका जो सतत विदलन होता है। और जब अपन अक्रिस्टलीय ठोसों को काटते हैं तो इसमें धारदार हथियार से जब अपन काटते हैं तो काटने पर खुरदरी सतह के साथ अलग होते हैं, वह असतत विदलन प्राप्त होता है। अब ये सतत विदलन और असतत विदलन क्या होता है, पहले आपको बता दूं कि मतलब जब अपन क्रिस्टलीय ठोसों को काटते हैं तो इनकी जो सतह जो होती है वो चिकनी आती है। जैसे अपन का मान लो चांदी को अपन काटें किसी से तो उसकी जो सतह आएगी वो बिल्कुल चिकनी आएगी। और जब अपन मान लो किसी कांच को काटते हैं, क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, तो कांच को जब अपन काटते हैं तो उसमें जो उसकी जो बॉर्डर आएगी वो खुरदरी आएगी। अब अपन समदैशिकता और विसमदैशिकता के ऊपर बात कर लेते हैं। तो समदैशिक और विसमदैशिक क्या होते हैं। समदैशिकता अक्रिस्टलीय ठोसों का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है, और विसमदैशिकता जो होती है वो क्रिस्टलीय ठोसों का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। अब समदैशिक और विसमदैशिक क्या होते हैं, जब क्रिस्टलीय ठोसों को विभिन्न भौतिक गुणों के आधार पर, जैसे परावर्तनांक, अपवर्तनांक, घनत्व, कठोरता, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनको गलनांक व क्वथनांक बोलते हैं, का अध्ययन अलग अलग दिशाओं में करने पर समान प्राप्त होते हैं, तो ठोसों के इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। अब जैसे देखो, इसमें देखो आप, जैसे ये है, अब अपन यहाँ से और यहाँ तक जाएं तो सेम रो में, ओ सॉरी, यहाँ पे देखो गलती से मैंने बी लिख दिया, यहाँ पे भी ए ही आएगा, यहाँ पे भी ए ही आएगा। तो ये देखो जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे ए था, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो अपन जब क्रॉस में देखते हैं तो इनमें जो है वो सतत आता है। अब जैसे इसमें देख लो, इसमें भी जब अपन क्रॉस में देखते हैं तो बी 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 बी, तो बी भी आ रहे हैं, तो ऐसे आ रहे हैं। अब विसमदैशिकता के मतलब क्रिस्टलीय ठोसों के लिए बात करते हैं। तो जब विसमदैशिकता आपको पता है क्रिस्टलीय ठोसों का विलक्षण गुणधर्म होता है, तो जब क्रिस्टलीय ठोसों पर विभिन्न भौतिक गुणों का अध्ययन अलग अलग दिशाओं में करने पर इनके मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त नहीं होते हैं, तो ठोसों के इस गुणधर्म को विसमदैशिकता कहते हैं। तो इनके जो मान है वो अलग अलग प्राप्त होने चाहिए, तो इसे विसमदैशिकता कहते हैं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कांच एक अतिशीतित द्रव माना जाता है, तो इसके मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, तो वो मैं आपको करा देता हूँ। तो कांच जो होता है वो अतिशीतित द्रव माना जाता है, परंतु क्यों, तो मैंने जो आपको समझाया था, क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इस कारण इसमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है।
गुण पाया जाता है, लेकिन इसकी बहने की गति बहुत मंद होती है, इसी कारण इसे एक असित द्रव माना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लेते हैं। क्या कारण है कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों पर लगे कांच ऊपर से पतले व नीचे से मोटे होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कोई भी कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है तथा इनकी बहने की गति बहुत मंद होती है। इसी कारण पुरानी इमारतों के लगे हुए कांच ऊपर से पतले व नीचे से मोटे होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कणों की दीर्घ पराश्रयी अवस्था पाई जाती है तथा यह विषमदैशिक प्रकृति का है, तथा बताओ इसका विदलन किस प्रकार का होगा? अब ये क्रिस्टलीय ठोसों की दीर्घ पराश्रयी अवस्था किसकी बताई थी मैंने? क्रिस्टलीय ठोसों की। और विषमदैशिक प्रकृति भी किसकी होती है? क्रिस्टलीय ठोसों की। तो अब इसमें देखते हैं जो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। तो यह एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, क्योंकि दीर्घ पराश्रयी व्यवस्था और विषमदैशिकता का गुण किस में पाया जाता है? क्रिस्टलीय ठोसों में। तो यह एक क्रिस्टलीय ठोस होगा जिसे धारदार हथियार से काटने पर चिकनी सतह प्राप्त होती है। अब अपन यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे। अवयवी कणों में एवं उनके मध्य आकर्षण बल मतलब किस प्रकार से होते हैं, ये अपन अगली वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।